अगर शिक्षा नकल पर आधारित हो तो बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का पूछने के बाद वो उसे लगता है कि ये तेरी उपलब्धि घटना जाए। नमस्कार, आज आपका फिर स्वागत है हमारे प्रोग्राम शख्सियत में। और आज हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसी बड़ी शख्सियत से जो पूर्व मंत्री रहे, बालेश्वर त्यागी जी 3 बार गाजियाबाद से विधायक रहे और इनकी ईमानदारी की मिसाल पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश देता। तो आपका स्वागत है मंत्री जी हमारे प्रोग्राम में शख्सियत में। और हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई सामाजिक जीवन में। आप पहले वकील थे, बार प्रेसिडेंट भी रहे, फिर राजनीति में आए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। असल में बात ऐसी है, हमारे गांव में आरएसएस की शाखा लगती थी, तो तब से ही हम संघ से जुड़ गए। और फिर जब हम यहाँ पढ़ने आए एमएमएच कॉलेज में ग्रेजुएशन में, तब फिर हम विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ गए और लॉ करने के बाद वकालत शुरू की, तो फिर हम जनसंघ के बाकायदा मेंबर बन गए और उसी से सक्रिय राजनीति में आ गए। समय के साथ जनता पार्टी बनी, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी में 2 बार नगर अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का अवसर मिला और फिर 91 में विधायक बनी। उससे पहले वकील थे बार में, भारत सेशन में 2 बार बार के अध्यक्ष भी रहे। तो वकील के नाते भी कुछ ना कुछ सामाजिक काम किए और राजनीतिक क्षेत्र में भी। आप जब विधायक बने, सरकार आई, कल्याण सिंह के आप काफी करीबी थे और ईमानदारी की बड़ी मिसाल थी। आप तब भी लूना पे चलते थे, आपने लोगों की तरह महल खड़े नहीं करे। मुझे याद है उस समय मैं इंटर में था और आप शिक्षा मंत्री थे, तो बड़ा जो नकल का वो था उस पर आपका बड़ी नकेल आपने कस रखी थी, बच्चों में बड़ी दहशत थी। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या शिक्षा को आपने जितना सुधारा है उसमें क्या योगदान है? नहीं, अब बात यह है कि सच में अगर शिक्षा नकल पर आधारित हो तो बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का है। और दुर्भाग्य से मुलायम सिंह जी के शासन में नकल का प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री बने, तब उन्होंने एक अध्यादेश लाकर और नकल को गैर कानूनी घोषित किया और उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय हुआ। और शिक्षा में पूरा एक प्रदेश में एक तरह से नकल विहीन व्यवस्था पहली बार शिक्षा की 1991-92 में बनी थी। कई लोग तो हंसकर कहते थे कि भाई लोग कहेंगे कि हम कल्याण सिंह के जमाने के हाई स्कूल हैं, कोई मुलायम सिंह के जमाने के हाई स्कूल नहीं है। जी जी, मैंने भी 92 में इंटर पास करी। मुझे जहाँ तक याद है आपके साहबजादे भी उस समय शायद 92 में इंटर में थे, बड़े बेटे न, मेरे ख्याल से। अच्छा। जी जी, लेकिन बड़ी सख्ती थी। लोग बात ये जानते थे कि जिस बच्चे ने यहाँ पे इंटर पास करी वो अपनी मेहनत से निकल के आया है। जी बिल्कुल, यही माहौल बना। जी जी। तो ऐसा कोई आपके दिमाग में यादगार हो जब आप मंत्री थे, तो कोई आपसे मिलने आया हो? कई बार मैंने आपके फेसबुक पे देखा, बड़ा लिखते रहते हैं, तो कोई ऐसा वाकया जो आप हमें बताना चाहते हो, जनता को रूबरू कराना चाहते हो? बात यह है कि घटनाएं तो बहुत सारी हैं और वो इस रूप में, चूंकि मैं बहुत जागरूकता के साथ चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ और मैं जिस व्यवस्था में हूँ मैं समझ के साथ हूँ। जैसा आपने पहले कहा ना, विकी पर चलते थे, तो वो मेरी समझ थी। मुझे ये लगता है कि हमें सादगी का अपना एक महत्व है। हम साधन जुटा लें और फिर उसको, उन साधनों को और बढ़ाने के लिए बेईमानी करें, उसके बजाय सादगी के साथ अपना कम खर्च में अपनी व्यवस्था चलाएं। ये मेरा पहले से स्वभाव है। और इसी कारण मैंने, आपको ध्यान होगा, आप तो गाजियाबाद के निवासी हो, मैंने चुनाव में भी खर्चे पर एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत की। जी जी। सबसे कम खर्चा कैसे हो और कैसे मतदाताओं तक पहुंचाया जाए, उसके लिए मैंने गाजियाबाद में एक गाजियाबाद विधायक संदेश नाम से एक अखबार का रजिस्ट्रेशन लिया। जी जी। और मैं उसे 5000 छापता था मासिक। और जो वर्ष महीना भर की मेरी गतिविधियां होती थी उनको मैं प्रकाशित करता था और उन्होंने लोगों तक पहुंचाता। तो मुझे उसका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला। बहुत सारे लोग कहते थे कि बहुत अच्छा है, आपकी गतिविधियां प्राप्त होती। लेकिन मेरी समझ एक है इमरान जी, राजनीति में जब आदमी आता है तो उसे ये लगता है कि सेवा करनी है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद
वो उसे लगता है कि ये तेरी उपलब्धि घटना गया, इस पर बने कैसे रहना है, वो उसकी जुस्तजू में लग जाता है। और उस कारण से ही भ्रष्टाचार भी है और उस कारण से ही नियमों की अवहेलना भी है। मैं आपको दो घटनाएं बताता हूँ जो मेरे शिक्षा मंत्री के रूप में सामने आई और कल्याण सिंह जी से जुड़ी है दोनों घटनाएं, और मैं वो स्वर्ग में मैं उनके प्रति श्रद्धान्वित आज भी होता हूँ। उन्होंने मेरे समय में 23,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही थी और उस समय मुझसे पहले जो मंत्री थे शिक्षा के, उन्होंने भर्तियां उनके समय में निकली थी और वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, उनको बर्खास्त कर दिया, मुझे बनाया गया। तो कल्याण सिंह जी ने मुझे बुलाकर कहा, देखो भाई एक बात है, ये भर्तियां एक तो समयबद्ध करनी है, समय निर्धारित करना 6 महीने में इन्हें करना है, और दूसरी बात यही है बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल हो जाएंगी, बस मेरी एक बात मान लो कि क्या कि जो मगर 15 नंबर इंटरव्यू के इन्हें खत्म कर दो। उन्होंने कहा बिल्कुल डन, और बोले कि फाइल ले आओ। मैं सचिव को भी नहीं कहा, मैं खुद ही फाइल लेकर आ गया जी। और कल्याण सिंह जी ने अपनी कलम से फाइल पर लिख दिया इंटरव्यू के नियम समाप्त। तो फिर हमने पारदर्शी व्यवस्था में, और जिस दिन हमने रिजल्ट घोषित किया सब प्रेस को बुला के, और हमने कहा कि जो सबसे कम नंबर वाला बच्चा लिया है उसका गुणांक 52.99 है जी। इससे ऊपर का एक भी कोई बच्चा प्रदेश में बचा हो तो आ जाए, उसकी जांच कर लेंगे और सही पाया गया तो घर से बुला लेंगे। उस पारदर्शिता का इतना प्रभाव हुआ कि कोई सज्जन हाईकोर्ट गए तो जज ने भी जजमेंट में ये लिखा कि ऐसी पारदर्शी व्यवस्था संभवतः पहली बार। दूसरी घटना है, हमारे समय में एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी जी। उसमें जो जूनियर हाई स्कूल है उनको 40,000 रुपए का कुछ सामान दिया जाता था, वो करीब अमाउंट 60 करोड़ रुपया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में। तो कई लोग आते हैं जो ठेकेदार होते हैं, सप्लाई करते हैं, जी। वो आए कमीशन प्रतिक्रिया होती हाँ वो होती है, वो बोलेंगे आप हमसे ले लो। मैंने कहा भाई हमें तो ये टेंडर करना ही था। तो उन्होंने कहा ये पहले भी रेट कॉन्ट्रैक्ट का होता रहा है जी। और रेट कॉन्ट्रैक्ट सरकार का वो विभाग तय करता है, उससे आप रेट तय करा लो, ले लो, कोटेशन पे हो जाएगा। हाँ। मैंने कहा ना ऐसे नहीं होगा, हम तो इसको टेंडर ही कराएंगे जैसा भी हो। खैर वो प्रक्रिया गई तो वो टेंडर में चली गई, उन्होंने किसी तरह से उसको हाई कोर्ट से स्टे करा लिया। फिर उसमें कोई एक और बीच में आ गया, लखनऊ में बड़े पावरफुल लोग हैं और वो बिल्कुल कोई सरकार हो वो सब उनके मतलब वही कोकस चलता रहता है, वो बिल्कुल बंदे लेके उन्हें सरकार का दूसरे को भी घुसने नहीं देते हैं, कोई सप्लाई करने वाला है। तो उन्होंने उस समय मैंने ऑर्डर किया था कि जो ये परचेज होगी ये जिले में होगी, स्टेट लेवल पे एक जगह नहीं होगी। तो कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि जो पहला वाला मंत्री था जो मुझसे पहले थे उनका जिले में नियुक्त किए अफसर हैं, तो उन्होंने उन अफसरों की मार्फत पैसा इकट्ठा करने के लिए डिसेंट्रलाइज किया है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि ये डिसेंट्रलाइज किसने किया है? मैंने कहा जी मैंने किया है। बोले दिखाओ तुम्हारा कहाँ ऑर्डर है। वो फाइल वहीं रखी थी, मैंने खोल के उन्हें दिखाया ये फाइल है, मेरा ऑर्डर है। क्यों किया तुमने? मगर जी आप ही तो कहते हो कि जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा, एक जगह होगा तो कोई एक ठेका ले लेगा, रेट तय कर देगा, हो जाएगा। अब इतने सारे 70 जिले हैं, अगर 70 जिलों में जहाँ कलेक्टर ईमानदार होगा या बीएससी ईमानदार होगा, दोनों में से एक भी ईमानदार होगा तो वहां तो एक पैसा भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। और जहाँ दोनों होंगे तो उनका भगवान मालिक, जब सारी व्यवस्था तो मैं ठीक नहीं कर सकता। लेकिन खैर वो मेरे तर्क से सहमत नहीं हो, बोले मुझे इसको सेंट्रलाइज करना हो। तो मैं कहा आप तो मालिक हो, है भी जो हमारे मंत्री के रूप में हमारे पास पावर है वो मुख्यमंत्री की दी हुई है। तो हमने कहा जो आप आदेश करेंगे उसका पालन होगा जी। उन्होंने कहा तो ठीक लिख दो आप इसमें। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा मैं तो लिख चुका इस पे, अब तो आप ही का आदेश होगा तो उसका जी। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। आप मुख्यमंत्री को भी एक जवाब दे के आ गए।
चलाया। मैं उनकी प्रशंसा में ये कहता हूँ, ना तो उन्होंने मुंह बिगाड़ा, ना कोई उन्हें ये लगा क्या दुस्साहस कर रहा है। मुस्कुराते हुए बोले ठीक, कोई बात नहीं। और वो फाइल 20 दिन बाद आ गई, होकर आ गई। प्रमुख सचिव ने उसका नोट्स बनाए, वो होकर आ गए। तो मैं ये कहता हूँ कि हालांकि वो परचेज नहीं हो पाई, मुख्यमंत्री इस तरह घूमते हुए नहीं उसी उसमें ब्रह्माजी कल्याण सिंह जी का त्याग पत्र हो गए। जी जी। फिर राम प्रकाश गुप्ता जी आ गए जी। तो वो फिर फाइल मेरे पास कभी आई नहीं। अच्छा। बाद में फिर राजनाथ सिंह आ गए। जी। तो जब राजनाथ सिंह पर फिर वो फाइल उसी प्रक्रिया में गई, तब उन्होंने कहा भाई ये विभाग के मंत्री की राय क्यों नहीं है इसमें। तो उन्होंने तब फिर मेरे पास भेजी। मैंने उस फाइल पर सारी स्थितियां जो थी वो अवगत करा दिया, अंकित कर दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो मंत्री का मत है वो ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज रहेगा और जिले में दो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ अगर आदमी ये सोचे कि जिस काम के लिए हम आए हैं और उसे हम अगर निष्ठा से करें तो सफलता मिलती है। आप रहे, समाज की आपसे अपेक्षा रही, आप त्यागी समाज से है, तो त्यागी जो समाज है उनकी भी अपेक्षाएं ज्यादा रही होंगी। हर आदमी सोचता है मेरा काम कराएं, तो किस किस को सेटिस्फाई कर पाए, या बिल्कुल निष्ठा से आपने काम करा? देखो जी, बात ये है, एक तो मेरा स्वभाव, एक तो मैं आरएसएस से जुड़ा जी, वहां भी जातिवाद नहीं है। दूसरे मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी आर्य समाजी जी, वहां भी कहते हैं कि दो ही जाति है, पशु जाति मानी जाती है। तो मुझ में सच में मैं त्यागी तो हूँ, ये तो बात ठीक है। जी जी। पिताजी मेरे त्यागी, माँ भी मेरे त्यागी, भाई भी मेरे त्यागी, रिश्तेदार मेरे त्यागी। जो त्याग दे वो त्याग नहीं, मतलब बिरादरी के तो है ही ना। जी जी। उतना तो बिरादरी का हूँ ही मैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बिरादरी के लिए पक्षपात की आवश्यकता नहीं। बिरादरी में भी है तो न्याय ही होना चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। गाजियाबाद में बीटीसी की परीक्षाएं हो रही थी और उस समय गाजियाबाद जिले में 50 सीटें थी बीटीसी। तो एक सज्जन मेरे पास कार्यकर्ता है, बोले कि इसकी बहन ने आवेदन किया है, ये अपना मंडल अध्यक्ष बीटीसी में, इसे पास करा दो। मैंने कहा भाई, एक तो ये परीक्षा जो है वो कंप्यूटर से होगी, उसमें कोई सिफारिश चलेगी नहीं, और दूसरी बात ये मैं कहूंगा भी नहीं कि क्यों। मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि 50 लोग लिए जाने, अब 50 में जो मेरिट पर आए और मैं आपकी बहन का करवाना चाहूं तो मुझे एक का कटवाना पड़ेगा जिसकी सिफारिश नहीं, तब आपका होगा। तो मैं ये पाप क्यों? सही बात है। मेरी अपनी समझ। तो मन मनाते नाराज होते चले गए। ऐसे ही बहुत सारे त्यागियों में मैंने काम मैंने बहुत किए। मैं ये कहता हूँ समाज के हितों में। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं जब गाजियाबाद आता था हर संडे सैटरडे सुबह से और 5 बजे तक जो मेरे घर आया, रात तक भी मैं सबके काम करता था, लेकिन करता था वो जिसे मेरा ये मन कहता था ये होना चाहिए। जो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, मैं उसे हाथ जोड़ लेता था, मैं नहीं करता ये बात। लेकिन उसमें भेदभाव नहीं था, लेकिन एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया कुछ लोगों ने, त्यागियों का काम नहीं करता, त्यागियों का काम नहीं करता, जबकि सच बात ये नहीं। मैं आपको इस विषय में भी एक घटना बताता हूँ। एक दिन मेरे पास कुछ लोग त्यागी इकट्ठे होकर आए, ये फला मास्टर जी हैं, वहां रहते हैं उस कॉलोनी में, इनके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया जी पता नहीं, रात पकड़ लिया। मैंने टेलीफोन मिलाया, शैलजाकांत मिश्रा एसएसपी थी गाजियाबाद के, आप जानते हैं। उन्होंने मैंने कहा ये लड़का क्यों पकड़ रखा है। उन्होंने कहा कि उसी समय गाजियाबाद में एक कथूरिया थे ठेकेदार, अपहरण हुआ था उनके बेटे का अपहरण हुआ। जी जी। तो उन्होंने कहा वो कथूरिया के बेटे को अपहृत करके जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था, ये लड़का उस गाड़ी को चला रहा था। जी, इन्वॉल्वमेंट थी उसकी। और एसएसपी ने मुझसे कहा देखो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस गाड़ी को चलाने, हो सकता है टैक्सी वाला ही हो, लेकिन इतना इसको जरूर पता था कि ये बच्चा अपहरण करके ले जाया जा रहा, तो इसका इन्वॉल्वमेंट। तो मैंने उनको सबको कहा देखो भैया, टेलीफोन रख दिया। मैंने कहा भाई मैं इसमें कोई नहीं सिफारिश, गलत लोगों के कोई सिफारिश आप। तो उन्होंने वही मेरे न मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा अगले चुनाव में तुझे देख। तो अब आदमी ये तो कहता नहीं मेरा गलत काम नहीं किया,
ये कहता है काम नहीं करता। नहीं, जो सही काम है वो सबके करते हैं। मेरी सिफारिश पे तो अब तो ये बात भी नहीं करते। ये महालिंगम मेडिकल कॉलेज वाला जी, जी, बस मेरे कहने से 4-5 बच्चों को डॉक्टर बना दिया उसने। सही बात है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका हो सकता है, मैं तो जीडीए के जूनियर इंजीनियर थे, उन्हें 20 साल से परमानेंट नहीं करा, मैंने सबको परमानेंट करवा दिया। मतलब आपने जो वो सामाजिक कार्य करे जो जरूरत थी, जो सबके हित में हो और जो कानून होने भी चाहिए। और मैं तो कभी कभी अधिकारी से ये भी कह देता था, जो मुझे लगता था कि आदमी की कुछ है तो गलती, लेकिन फिर भी वो शर्मिंदा है, मगर ये माफी मांग रहा, आइंदा गलती नहीं करेगा, एक बार माफी दे। लेकिन जो झूठ ही बोले और अपनी उसको करे तो मैं उनकी नहीं करता। तो गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ बनाने में आपका बड़ा सहयोग रहा। आपने बड़ी मेहनत करी और 3 बार आप विधायक रहे यहाँ पे, तभी से मोहर लग गई कि भाजपा का यहाँ कोई भी हो जीत सकता है। लेकिन बीते वर्ष जब सुरेंद्र गोयल जी से हार हुई तो उसका एक मुख्य कारण क्या रही? बात यह है कि मेरी 2-3 बात समझ में आती है इसमें। एक तो मुझे समझ में आता है कि लोगों का परिवर्तन का स्वभाव जी, कि घर में कुछ भी नहीं होगा ना, परिवर्तन करना तो ये कपड़ों, ये पर्दों के रंग बदल दो, पर्दे पुराने हो, कुर्सी का स्टाइल बदल गया, अब सोफा इधर लगाओ, कुर्सी इधर लगाओ जी। अच्छा, ये ड्राइंग रूम में ये शो पीस यहाँ से यहाँ रख दो। मैंने आदमी परिवर्तन देखना चाहता है जी। तो 3 टर्म मुझे हो गए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि राजनीति में आज तो और पक्का हो गया, जिसके पीछे जात खड़ी है, जात का जो नेता है वो तो सरवाइव करता है, और केवल सिद्धांतों पर, सेवा पर आदमी सरवाइव नहीं करता। क्योंकि मेरा कोई जातीय आधार यहाँ नहीं था। गाजियाबाद 8 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी, 20-25-30 हजार त्यागी होंगे मुश्किल से, और उनमें भी दूसरे दलों के भी थे जो दूसरे दलों में काम करते हैं, और मेरे कुछ न कुछ मुझसे नाराज भी थे, तो वो हो गया। और तीसरे जो बीजेपी का बड़ा समर्थक वर्ग है वैश्य, उन्हें ये लगा, खुल्लम खुल्ला कई लोग कहते थे ये गांव का है, यहाँ कहां से बैठ गए, शहरों का, बड़ियों का शहर है। तो वो सुरेंद्र गोयल कांग्रेस से उम्मीदवार वैसे हो गए। तो ये 3-4 कारण मिलके और मैं 4500 वोट से हार गया। उसके बाद पार्टी ने मुझे कोई मौका नहीं दिया। नहीं, आप जैसे आदमी जो निष्ठावान ईमानदार रहे, आपने सारे काम करे, तो क्या कमी रही जो भाजपा ने दोबारा रिपीट नहीं करा? भाई फौरी बात तो ये थी कि मैंने कल्याण सिंह जी पर एक किताब लिखी थी, कल्याण सिंह व्यक्तित्व और विचार। मैं वैसे कल्याण सिंह जी का अंधभक्त नहीं था, लेकिन मुझे लगता था ये अच्छे नेता हैं, उनके प्रति मेरे मन में आदर था, तो किताब लिखी। उस किताब से एक लोगों ने मान लिया कि कल्याण सिंह का ठप्पा लग गया आप पे, निजी वो है। जबकि मैं इसलिए, कल्याण सिंह नेता थे तो इसलिए थे, जब वो पार्टी छोड़ कर गए तो हम नहीं गए। नहीं, बड़ा नाम है, राम मंदिर उन्हीं की देन है, उन्हीं के बलिदान की देन, लेकिन हम उनको उनके पीछे छोड़ कर नहीं गए। जी जी। लेकिन उसे पार्टी ने कंसिडर नहीं किया, तो फौरी तौर पर तो ये हुआ कि कल्याण सिंह का है, कल्याण सिंह अब है नहीं, तो इसलिए हुआ। फिर उसके बाद राजनीतिक रूप में जैसे अटल जी, अडवाणी जी, जिन लोगों को हम अपना, जो हमें जानते थे या जिनसे हम कह सकते थे, उनका प्रभुत्व घट गया। तो फिर कोई ऐसा वकील हमारा बड़ा नहीं रहा जो हमको कह सके। दूसरी बात एक मैं आपको बताता हूँ, 2002 का जो चुनाव में हारा, उस चुनाव में संघ की एक बैठक होती है हर चुनाव से पहले, आरएसएस के लोग बुलाई जाते हैं। बैकबोन तो संघ ही है जो चुनाव लड़ाती है, जो जिताती है। उतना तो नहीं जितना लगता है, पर हाँ फिर भी बड़ा समर्थन रहता। तो उन्होंने वहां संघ के जो सबसे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मुझसे कहा बैठक के बाद कि देखो अब तो तुम्हें टिकट मिल गया। हालांकि उस बार भी मुझे 2002 में भी मेरा टिकट काटने के प्रयास हुए थे जी। और उन प्रयास में मैं ये कहूँ कि अडवाणी जी मेरे रक्षक बने। अडवाणी जी लखनऊ गए मीटिंग में जी। तो वहाँ औपचारिक मीटिंग से पहले 2-3 लोग बड़े नेता बैठे थे। तो अडवाणी जी ने पूछा क्या स्थिति है, तो एक ने, किसी ने, बड़े व्यंग में एक नेता ने
मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा। जी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 लोग मशहूर हैं। एक है अमरमणि त्रिपाठी, अपराध के मामले में उन्हें बसपा टिकट दे रही है। एक है नरेश अग्रवाल, बेईमानी के उसमें उन्हें सपा टिकट दे रही है। और एक है बालेश्वर त्यागी, ईमानदारी के मामले में बीजेपी उनका टिकट काट रही है। तो अडवाणी जी इनका है, क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूँ जो आपने जो सुना। तो अडवाणी जी ने लिस्ट ली और वो उसका मेरे नाम टिक कर कर कह दिया, कह देना अडवाणी जी से फाइनल कर दिया, तो मेरा टिकट हो गया। अच्छा, तब भी खतरा पूरा मंडरा रहा है? नहीं, पूरा नहीं, उससे भी आ गए। फिर ये तय हुआ कि अडवाणी जी की बात भी ना गिरे, बालेश्वर से ही बात करके उससे ये कहलवा दो मैं लड़ता ही हूँ। अच्छा, आप पे दबाव बनाया? ये भी मुझे पता लग गई। तो कलराज मिश्रा जी का फोन आया कि बोले भाई तुम मत लड़ो। मगर जी फिर मैं क्या करूँ ना लड़ो, कि तुम्हें कुछ और सोच लेंगे। मगर बताओ जी क्या सोच लोगे? प्रदेश में मंत्री हूँ, 3 बार जीता हूँ, रिकॉर्ड मतों से जीता हूँ और इतना बढ़िया काम किया है, फिर मेरा क्या सोच लोगे? जी। तो मैं सहमत नहीं हुआ। मुझे ये पता था कि मैं सहमत नहीं हूँ तो मेरा नहीं कटा। तो वो कटा तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे, जो मैं पहले कह रहा था, जी। संघ के एक अधिकारी ने कहा कि देखो अब तो मिल गया और जीत भी जाओगी, लेकिन आइंदा यहाँ नहीं मिलेगा आपको अवसर। अब भीतरी घात का शिकार हो गया। अब आप जो है या वहां जाओ जहाँ देहाती क्षेत्र है, वहां लड़ो। शहर तो वैश्यों के लिए और कायस्थों के लिए है, अगर ये भी यहाँ ना लड़ेंगे तो ये कहाँ लड़ेंगे? तो मैं भूल गया कि अब गाजियाबाद नहीं मांगना चाहिए, मैं गाजियाबाद ही मांगता। मुरादनगर। अब जब मुरादनगर नंबर आया, मुझे एक बढ़िया, जब गाजियाबाद का हिस्सा जुड़ गया सारा, तो मैंने कहा मुरादनगर से मांगे। तो मेरे पास सबसे पहले तो संजय जोशी जी का टेलीफोन आया। जी। मैंने पैरवी भी की अपने टिकट की। संजय जोशी जी ने कहा क्या मोदी नगर से लड़ सकते हो? मैंने कहा नहीं, मोदी नगर से नहीं लड़ सकते। मैं तो मुरादनगर से भी इसलिए मांग रहा हूँ कि गाजियाबाद के कवि नगर, राजनगर, नेहरू क्षेत्र जुड़ा हुआ, नगर, ये सब वहां चले गए, ये सब मेरे ही क्षेत्र, तो इसलिए मांग रहा हूँ। ठीक। फिर एक दिन मुझे केसी त्यागी जी का टेलीफोन आया। बोले यार राजनाथ सिंह तुम्हें लड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो मोदी नगर से लड़ाना चाहते हैं, मोदी नगर से लड़ो और आपको चुनाव का खर्चा भी मिलेगा। जी। मैंने मैं नहीं लड़ूंगा मोदी नगर में, मेरा क्या मतलब है? लोग मुझे जानते भी नहीं, जहाँ मैंने सेवा की है मैं वहां लड़ूंगा। जी। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, लड़ो, जीतेंगे, तुम्हें जिता के लाएंगे, हम भी लगेंगे। मैंने कहा नहीं। अच्छा, केसी त्यागी और मैं साथ पढ़े भी ये तक। जी। तो मुझे लगा बहुत कड़वी के बजाय, मैंने कहा अच्छा मुझे आप समय दो, मैं छोड़ बताऊंगा आपको। जी। खैर वो बात आई गई होगी उन्होंने, फिर नहीं। फिर मुझे एक दिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन गडकरी, इनका भी जी। और इन्होंने भी ये कहा कि हम तुम्हें लड़ाना चाहते हैं, लेकिन आप मोदी नगर से लड़ो। मैंने कहा नहीं, मोदी नगर से नहीं लड़ूंगा तो गाजियाबाद से। क्यों? मैंने उसका कारण बताया कि इतनी वोटें गाजियाबाद सीट से मुरादनगर में चली गई है और मुरादनगर में मेरा गांव भी है, वहाँ बिरादरी भी है, तो इस नाते में वहाँ अच्छा लड़ सकता हूँ। तो बोलेंगे भाई सबकी इच्छा ये हो रही है आप मोदी नगर लड़ो। नहीं, तो अगर मोदी नगर जो टिकट ना मिला तो मैं नहीं लड़ूंगा। कहीं से नहीं लड़ोगे ना, मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं, ठीक है। तो फिर वो मेरा टिकट हुआ नहीं और उन्होंने ब्रजपाल जी को कर दिया। अगला जब चुनाव आया तो फिर अपने राज्यपाल त्यागी जी ने सबको धमका ही दिया कि या तो मेरे लड़के को टिकट दो, नहीं तो मैं हरवा दूंगा बीजेपी को, और बीजेपी वालों को केवल जीत चाहिए, हार अच्छा और बुरे का उनके खाता ही नहीं रहा। तो इसलिए उन्होंने। आपने जनसंघ से लेके भाजपा तक देखी, तो पुरानी भाजपा और पुरानी जनसंघ और नई भाजपा में क्या अंतर महसूस? कई चीजें बदल गई, जो विचार है वो तो वही है, विचार तो नहीं बदले। जो मुख्य एजेंडा था जनसंघ का, 370 खत्म होना, राम मंदिर बनना, कॉमन सिविल कोड, ये जो ऐसे सैद्धांतिक मुद्दे थे, बड़े मुद्दे थे, उन मुद्दों पर तो झुका किया, लेकिन बाकी चीजें बहुत परिवर्तन। जैसे उदाहरण, पहले जनसंघ में
कलेक्टिव लीडरशिप थी, सामूहिक नेतृत्व था। 4 लोग बैठते थे एक समय में। अगर लखनऊ की बात करें, कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, ओम प्रकाश सिंह, हरीशचंद्र श्रीवास्तव, ऐसे 10 लोग थे एक स्तर के। और अगर किसी से जाकर रो कि ये मेरी समस्या है, तो वो इस स्थिति में कह के तो चलो चीफ मिनिस्टर से हम बात करते हैं। आज नहीं है, आज वन मैन शो, आज केवल मुख्यमंत्री। तो एक कलेक्टिव लीडरशिप खत्म। दूसरा एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है, वो केवल बीजेपी में नहीं हुआ, वो सारे राजनीतिक पार्टियों में कि अब कार्यकर्ता का महत्व नहीं रहा। अब जो काम कार्यकर्ता करता था, दरी बिछाने का, लोगों से संपर्क करने का, वो काम अब व्यावसायिक एजेंसी करने लगी। जैसे प्रशांत किशोर चलाते हैं ना, जी जी जी, एजेंसियां, पीआर एजेंसी, वो करने लगी कि चुनाव के लिए कौन से मुद्दे चाहिए, कौन से नारे बढ़िया हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं में भी सर्वे होने लगे, सर्वे करो, सर्वे के आधार पर कार्यकर्ताओं का चयन होगा। तो जो कार्यकर्ता थे उसका महत्व खत्म होकर अब उसका होगा। अब एक आखिरी सवाल, दूसरे 1 मिनट, इसमें एक ही बात है, इससे पैसे का महत्व बढ़ गया। ये सब काम खर्चे के। पहले हमें याद है घंटाघर पे मंच लगाए करे, कम नहीं पता रख रख के 4-4 मंजिल ऊंचा, बिल्कुल देखे, हमने देखे, कमर मूर्ति जाती थी लगा घंटाघर से, और टाउन हॉल तक दरिया बिछानी पड़ती थी। अब सब काम ठेके पे, अब फॉर्च्यूनर वाले हो, अब ठेके पे होते हैं। तो वो सारे काम पैसे के हो गए। इसलिए राजनीति में पैसे का महत्व, पैसों का बोलबाला हो गया राजनीति में। महत्व। अच्छा, तो ये बड़े परिवर्तन है। एक आपसे आखिरी सवाल, आपने समाज सेवा नहीं छोड़ी, आपने छात्रों के लिए इतना बड़ा स्कूल बनाया, पूरा तन मन धन लगा के करते हैं, और नगर निगम लाइब्रेरी नहीं चला पाया। आपकी लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ा रही है, वहां से बच्चे भविष्य बना रहे हैं, इस पे थोड़ा सा और बताइए। नहीं, देखो ये तो बात यह है कि जो मेरी अपनी समझ है, मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता ने ही मुझे मौका दिया। अगर मैं विधायक नहीं होता, मंत्री नहीं होता, तो इतने लोगों से मेरा परिचय कहाँ होता। मैं भी एक सोच थी तो आपकी। मुझे ये लगा कि मेरा जो मुझे ताकत मिली है उसका सदुपयोग हो। इसलिए मैंने स्कूल भी बनाया। आज ये गाजियाबाद में सबसे कम फीस का स्कूल है, बिना ग्रांट का 4000 बच्चे पढ़ते हैं, और सब जिले के टॉपर यहीं से, हाई स्कूल इंटर दोनों टॉपर यहीं से होते हैं। और ऐसे ही लाइब्रेरी है, 27-28 साल लाइब्रेरी को हो गए। मैं ये समझता हूँ लाइब्रेरी से हर साल 15 से 20 बच्चे नौकरी पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैं कभी कभी सच में इमरान जी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे विधायक होने के बाद इतना आनंद नहीं आता जितना इसका, क्योंकि यश है। वहां तो बहुत सारे लोग गाड़ी देने वाले मिलते थे, यहाँ कोई बुरा नहीं कहता, सब प्रशंसा करते। अब 2027 का चुनाव है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखो जी, बात यह है कि चुनाव का तो सब स्थिति बड़ी वैसी होगी। एक तो समाज के जो मूल मुद्दे हैं उन पर ना तो सत्ता पक्ष फोकस कर रहा, ना विपक्ष फोकस कर रहा। सब भावनात्मक मुद्दों को लेकर लड़ रहे, मतलब धर्म की राजनीति ज्यादा हो। मैंने भावनात्मक मुद्दे हैं, वो भी सारी चीजें भावना की ढूंढ रही। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो उदाहरण दिया करता था राजनीति में कि अगर मैं दौड़ में माहिर हूं तो मैं अपने विरोधी को दौड़ में चुनौती दूंगा। सही बात, उससे कुश्ती नहीं लड़ूंगा। अब ये विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रही कि जो जिन मुद्दों पर भाजपा की महारत है उन्हीं से लड़ रहे हो तो क्या पाओगे। सही बात है। हाँ, तो इसलिए मुझे कोई विपक्ष का उत्तर प्रदेश में कुछ दिखता नहीं। हालांकि बीजेपी के शासन में भी अगर कानून व्यवस्था को छोड़ दें तो उसके अलावा कई असंतोष भी हैं, लोगों में कुछ ना कुछ असंतोष लेकर है, लेकिन उस असंतोष को कोई चैनलाइज कर देगा इतना कोई प्रयास करता नहीं। सब तो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कुरुक्षेत्र समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया में जीत जाओगे तो सब जीत जाओगे, जनता से संपर्क होंगे। इसलिए मुझे कोई विपक्ष का भविष्य दिखता नहीं। धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम दिया, इतना हमें बताया। आपसे दोबारा मुलाकात होती रहेगी क्योंकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी है और इसके बारे में जनता से रूबरू कराते रहेंगे। तो हमारे साथ थे पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी जी, जिन्होंने
खुले मन से अपनी बात रखी और अपने विचार रखे। अगली बार आपको फिर नई शख्सियत से मिलाएंगे, जब तक के लिए